हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल एग्जाम्स लैब में। आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि उस समय पर इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंशियल पार्ट बनाया, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को हमने क्यों अडॉप्ट किया, उस समय की कंडीशन के हिसाब से क्यों हम फेडरलिज्म को अवॉइड नहीं कर सकते थे, और कैसे इंडिया को यूनिफाइड रखने के लिए और इंडिया के सुनहरे भविष्य के लिए, इंडिया की स्टेबिलिटी के लिए, इंडिया को स्ट्रांगर बनाने के लिए क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स का होना बहुत 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 ज़रूरी है। तो आज के सेशन में हम लोग यही डिकोड करेंगे कि वाई इंडिया अडॉप्टेड फेडरलिज्म। आइए इसके रीजन समझते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहली बात, हम लोग जान रहे हैं कि इंडिया एक आज के समय पर इतना बड़ा नेशन है कि इसे एक सब कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया जा सकता है। और इस नेशन में ना कि ये जोग्राफिकली वास्ट है ये नेशन अपना, इसके साथ साथ यहाँ पर जोग्राफिकली वास्टनेस के साथ साथ यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक एसेंशियल जो फीचर है वो फीचर है एक तो इसकी जोग्राफिकल वास्टनेस इस मामले में, और फिर उसके बाद यहाँ पर डाइवर्सिटी। अब यहाँ की डाइवर्सिटी लैंग्वेज के हिसाब से देखी जा सकती है, यहाँ की डाइवर्सिटी कल्चर के हिसाब से देखी जा सकती है, और यहाँ पे डाइवर्सिटी रिलीजन के हिसाब से देखी जा सकती है। ऑन द मल्टीपल बेसिस इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स नेशन है, करेक्ट, और बहुत बड़ा नेशन है जोग्राफिकली। तो ऐसे नेशन जो जोग्राफिकली बहुत बड़े होते हैं और इतने डाइवर्स होते हैं, इनको कभी भी वन साइज फिट ऑल अप्रोच से रूल नहीं किया जा सकता, और सिर्फ एक जगह से ऐसे नेशन को यहां पर रूल नहीं किया जा सकता। जब मैं ये कह रहा हूं कि वन साइज फिट ऑल अप्रोच से रूल नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इतने बड़े नेशन में जहां पर डिफरेंट तरीके की डाइवर्सिटीज हैं, एक ही तरह की पॉलिसीज आप हर क्षेत्र के लिए अडॉप्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे केरला एक ऐसा स्टेट है, जहां पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है अपना मॉनसून आने के बाद, और वहाँ पर जो वाटर को रेगुलेट करने के लिए जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी इस तरीके से देखी जाएगी कि फ्लड वगैरह का इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे हो। लेकिन वहीं पर राजस्थान या गुजरात, इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी अपन को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी की कंडीशन में वाटर को लेकर के जो पॉलिसी बनेगी वो पॉलिसी अलग तरीके से बनेगी। तो इसका मतलब इतने बड़े नेशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो वाटर पॉलिसी है वो दिल्ली में सेंटर में बैठ करके एक अगर हम कहें यूनिटरी गवर्नमेंट हो और वो सिर्फ एक ही तरह की वाटर पॉलिसी पूरे देश पे लागू कर दे तो ये रेलेवेंट नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इसी वजह से जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि राजस्थान में वाटर पॉलिसी अलग तरीके से लागू हो, केरला में वाटर पॉलिसी अलग तरीके से लागू हो। ठीक इसी तरीके से अगर हम देखें तो वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज डिफरेंट है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में बंगाली चलती है, और यहाँ पर केरला में मलयालम चलती है, तमिलनाडु में तमिल चलती है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी एजुकेशन, इसके अंतर्गत फोकस ये किया जाता है कि यहाँ पर ज़्यादातर ये जो मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, उसी में कराई जाए। तो अब ऐसे में एजुकेशन को लेकर के अगर पॉलिसी बनाई जा रही है और सेंटर में बैठ करके एक अगर यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और वहीं से डिसाइड हो जाए कि पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम कैसे इम्पार्ट किया जाएगा, तो अब वहाँ से बैठ करके अगर डिसाइड कर दोगे कि हिंदी में ही पूरे देश को एजुकेशन देना है, तो फिर ऐसे में बहुत सारे यहाँ पे जो बच्चे हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं जो अलग अलग लैंग्वेज जानते हैं, जिनकी मदर टंग अलग अलग है, वो उस एक सिंगल लैंग्वेज को अडॉप्ट करने में ईजिली यहाँ पर कामयाब होंगे ही नहीं। और उस लैंग्वेज में फिर यहाँ पर जो सबके ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है उसमें एजुकेशन रिसीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे भी जरूरत इस बात की पड़ेगी कि भाई केरला में अपनी लैंग्वेज के हिसाब से एजुकेशन स्ट्रक्चर डिसाइड हो, वेस्ट बंगाल में अपने हिसाब से यहाँ पर एजुकेशन स्ट्रक्चर डिसाइड हो। तो कहने का मतलब यही है कि डिफरेंट बेसिस पे हम लोग डिफरेंट डायमेंशन में ये नहीं कर सकते कि एक सेंटर में बैठ करके गवर्नमेंट वन साइज फिट ऑल अप्रोच से रूल करे और सारे मामलों में जो वो कहे सेंटर में बैठी गवर्नमेंट उसी हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों को चलाया जाए। ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। ऐसा अगर हम करेंगे तो हम इस देश की डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होंगे, और फिर ऐसे में टेंडेंसी ये हो सकती है कि वन साइज फिट ऑल अप्रोच की वजह से विभिन्न क्षेत्र के लोगों को उसी देश के अंतर्गत रहते हुए एलिनेशन की भावना महसूस करनी पड़े, एक अलगाव की भावना महसूस करनी पड़े।
और यही भावना फिर कहीं अलगाववाद की भावना को अगर जन्म देगी तो फिर देश में यहाँ पे सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को अवॉइड करने के लिए, एलियनेशन की भावना को अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वन साइज फिट ऑल अप्रोच ना अपनाया जाए, बल्कि लोकल ज़रूरतों को समझते हुए उस हिसाब से यहाँ पे गवर्नेंस जो है वो इम्पार्ट की जाए। इन्हीं सब बातों को सोच करके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय, जब उन्होंने यहाँ पर 7th शेड्यूल यहाँ पर बनाया, तो 7th शेड्यूल में इसीलिए उन्होंने अलग अलग लिस्ट बना दिए। यहाँ पर किस तरह के लिस्ट बना दिए, तो उन्होंने जैसे यूनियन लिस्ट बनाया जिसमें साफ वो सब्जेक्ट्स मेंशन किए जिस पे सेंटर यहाँ पर रूल बना सकती है। फिर उसके बाद उन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट बनाया जिस पे स्टेट और सेंटर दोनों को रूल बनाने का अधिकार है। फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपना स्टेट लिस्ट बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि जो रीजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होंगी, स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, उनके पास अथॉरिटी होगी इन मामलों में कानून बनाने की। तो इस तरीके से 7th शेड्यूल के अंतर्गत यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 2 डिफरेंट लेवल्स पे। एक कुछ ऐसे मामले जिन मामलों में सेंटर जो कहेगी वो पूरे देश पे लागू होगा, जैसे डिफेंस का मामला हो गया, जैसे कम्युनिकेशन का मामला हो गया, जैसे करेंसी का मामला हो गया, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो गई। तो इसमें सबके ऊपर जो सेंटर कहेगी वही बात लागू होगी और सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा। और बाकी स्टेट लेवल के जो मुद्दे हैं जहां पर डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, वहां पर वो सारी चीजें, वो उस कॉन्टेक्स्ट में सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई स्टेट लिस्ट के अंतर्गत उन सब्जेक्ट्स को मेंशन करते हुए। तो जब हम ऐसा किया हमने, यानी कि जब हमने इस तरह के फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को अपनाया जहां पे हमने पावर का डिवीजन किया, क्योंकि फेडरलिज्म का एक एसेंशियल फीचर क्या है, फेडरलिज्म का एक एसेंशियल फीचर है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। तो जब यहां पर हमने ऐसा किया तो ही हम इस ज्योग्राफिकली वास्ट नेशन को यहां पर एक इफेक्टिव मैनर में यहां पर चला पाएंगे और उसकी डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट कर पाएंगे, और डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करते हुए यूनिटी को सस्टेन रख पाएंगे। तो अगर इतने डाइवर्स नेशन को यूनाइटेड रखना है तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर रीजनल लेवल पे पावर्स का जो है वो सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन करे और सेंटर और रीजनल गवर्नमेंट में पावर का इफेक्टिव सेपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इस वजह से संविधान निर्माताओं ने इंडिया की ज्योग्राफिकल वास्टनेस, यहाँ की डाइवर्सिटी और को देखते हुए वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं अपनाया और फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स के तहत पावर का डिवीजन किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर। और आगे चल करके तो भाई 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट भी आई जिसको हमने पंचायत गवर्नमेंट कहा अपना। तो रीजन नंबर 1 ये हो गया फेडरलिज्म प्रिंसिपल अपनाने का। रीजन नंबर 2 क्या रहा कि इंडिया क्यों एक फेडरल नेशन बना, तो इसके पीछे रीजन नंबर 2 था इंडिया का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, है ना। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया में पहले से ही, आजाद भारत जब नहीं हुआ था उससे पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चल रहा था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने ऑलरेडी यहाँ पर प्रोविंशियल लेवल पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था। जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई, इन सब लेवल पर ऑलरेडी लोकल, इन सब लेवल पे चुनाव हो रहे थे, नेता चुन करके इन सब लेवल पे आ रहे थे, और उसके साथ साथ इन सब लेवल पर ब्यूरोक्रेसी भी प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर रही थी। यानी कि भारत के आज़ाद होने से पहले ही, संविधान बनने से पहले ही जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत यहाँ पे देखने को ऑलरेडी मिल रहा था। लोगों की कॉन्शियसनेस में ये बात बैठ चुकी थी कि कुछ मामले जो हैं वो लोकल प्रेसिडेंसीज के लेवल पे डील किए जाते हैं और कुछ मामले दिल्ली सरकार बैठ करके डील करती है। तो ये जो सेमी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी लोगों को वहां पर मिल चुका था। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय पे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये डिसाइड कर देते कि आज से हम सारे प्रोविंसेस की पावर समाप्त कर रहे हैं, आज से सारे प्रोविंसेस के लेवल पे जो गवर्नमेंट बन रही है उसको हम समाप्त कर रहे हैं, इस सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, और आज से प्रोविंशियल लेवल पर जितने भी मैटर्स हैं, जितनी भी चीजें, उन सब को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रूल बनाएगी। तो आप सोचो इसको लेकर के फिर क्या कंडीशन होती। कंडीशन ये होती कि रातों रात ही यहाँ पर दिल्ली में न जाने कितने मैटर्स को लेकर के फाइलें इकट्ठा हो जाती। करेक्ट। दूसरी बात, यहाँ पर जो सेंट्रल लेवल पे अगर आप देखोगे तो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट के पास ना तो इतनी मैन पावर थी और ना ही इतना एक्सपीरियंस था कि यहाँ पर वो छोटे छोटे लेवल्स पे, प्रोविंशियल लेवल के मामलों को इफेक्टिवली डील कर सके, है ना।
तीसरी बात, अगर ऐसा प्रोविंसेस से एकदम पावर छुड़ा लिया जाता तो जो प्रोविंशियल लेवल पे जो लीडर्स थे वो एकदम भयंकर नाराज हो जाते, करेक्ट। और अगर वो भयंकर नाराज हो जाते तो उनकी नाराजगी के कारण कई तरह के मूवमेंट्स जन्म ले सकते थे। और ये सब ऐसे सिचुएशन में होता जब यहाँ पर ऑलरेडी भारत पाकिस्तान का विभाजन के बाद यहाँ पर दंगे भड़के हुए थे, देश में ऑलरेडी यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा क्योस है वो फैला हुआ था, प्रिंसली स्टेट्स अलग होने की धमकी दे रहे थे। और ऐसे में अगर हम प्रोविंशियल लेवल के नेताओं को भी नाराज कर देते और वहाँ से भी अगर मूवमेंट खड़ा हो जाता तो इंडिया की यूनिफिकेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता। तो इस वजह से देखो, एक तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस देश को मिल चुका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से, है ना। और हम नहीं चाहते थे कि सेंट्रल लेवल पर सारी पावर लेकर के, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सारी लेकर के प्रोविंशियल से यहाँ पर सेंटर के अंतर्गत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, क्योंकि फिर तो पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव केओस फैल जाता, पूरा प्रशासन ठप पड़ जाता। और ऐसे में प्रशासन का ठप पड़ना, जब देश में ऑलरेडी उस समय पर इतनी दिक्कतें चल रही हैं, ये देश की चिंताओं को और अधिक बढ़ा देता। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं में जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, उन्होंने निर्णय लिया कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 को ही ब्लूप्रिंट बनाएंगे और उसी को ब्लूप्रिंट बनाते हुए उसके अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत ऑलरेडी फेडरलिज्म के प्रिंसिपल समाये हुए थे, जहां पे ऑलरेडी पावर का डिवीजन यहां पर देखने को मिला हुआ था पहले से ही प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल पे। तो इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय पर उसी को कंटिन्यू किया और बी आर अम्बेडकर ने 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही अपना ब्लूप्रिंट बनाया संविधान बनाने के लिए। तो जो हमारा प्रायर एक्सपीरियंस था, उसी प्रायर एक्सपीरियंस को हमने कंटिन्यू किया एडमिनिस्ट्रेटिव केओस को अवॉइड करने के लिए। और इस वजह से भी हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म के स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स दिखाई देते हैं। तो अपना सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि हमारा प्रायर एक्सपीरियंस था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का, और उसी को हमने ब्लूप्रिंट बनाया और उसमें फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स ऑलरेडी इंडल्ज थे, इसलिए फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा बनते हैं। तो ये एक मेन रीजन बन जाता है और हम एडमिनिस्ट्रेटिव केओस नहीं चाहते थे, करेक्ट। फिर उसके बाद अगला रीजन अगर देखोगे तो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल अपनाना उस समय की बहुत ज्यादा, ये समझ लो कि नीड भी थी। क्यों नीड थी? क्योंकि अंग्रेज ऐसी चाल चल के गए थे इस देश से। कैसी चाल चल के गए थे वो? उन्होंने जब 1947 जो एक्ट आया 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंसी देने के लिए, तो उसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो भाई, जो ब्रिटिश राज के अंतर्गत सीधे सीधे आने वाले क्षेत्र हैं, है ना, और जो रियासतें हैं, यहाँ पर उन सबको अब इंडिपेंडेंट करते हैं। और इंडिपेंडेंट करते समय पर उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने मौका दे दिया। किस चीज का मौका दे दिया? तो जितनी भी रियासतें थीं जिन पर राजा रजवाड़ों का रूल था, करेक्ट, उनको कह दिया कि आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इंडिया में मिल जाए, या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या फिर आप अपना इंडिपेंडेंट हो जाए। तो जो उन्होंने चाल चली ब्रिटिशर्स ने, उसके बाद यहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज देश के सामने खड़ा हो गया था कि भाई इस देश को पूरा यूनिफाइड बनाना है। और उसके लिए बहुत जरूरी था कि जो राजा रजवाड़े हैं वो राजा रजवाड़े इंडिया के साथ आकर के जुड़े, इंडिया के साथ आकर के मिले, ना कि अपना इंडिपेंडेंट होने को देखें या फिर पाकिस्तान में मिलने को देखें। तो अब जरा कल्पना करो, ऐसे 562 रियासतों को इंडिया में मिलने के लिए अगर अपन को कन्विंस करना है, तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल उन तक जाकर के अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रपोजल लेके जाते तो क्या वो कभी मानते? क्या वो इस बात को मानते? जबकि उनके पास अपनी कुछ हद तक यहाँ पर पावर था, खजाना था, मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी था उनका कुछ हद तक। तो ऐसे में अगर कोई उनसे जाके कहता कि देखो भाई, आज से मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला रहे हैं इस देश में, और जो प्रोविंसेस की सारी पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव से लेकर के जो रीजनल पावर्स हैं सारी की सारी, वो सब हम छीन रहे हैं और सेंटर इसको रेगुलेट करेगी और आपको हमारे अंदर मिलना है, तो क्या फिर ऐसे में कभी भी वो राजा रजवाड़े मानते? नहीं मानते ना। तो ऐसे में उनको मनाने के लिए किस बात की जरूरत थी? उन्हीं प्रिंसिपल्स की जरूरत थी जिनको हम फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स कहते हैं। सरदार पटेल ने यहां पर उनको अपने इंडिया के साथ जोड़ने के लिए उनको ऑफर दिया, जिस ऑफर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से आप जानते हो, जिसमें यह इंश्योर किया गया कि उनकी रीजनल ऑटोनॉमी कुछ हद तक बनी रहे
और जो ऐसे मामले हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी, इन सब के मामले हैं, इन सब मामलों में जो वो सेंटर की सुपरमेसी है वो एक्सेप्ट करें और उनकी अपनी रीजनल ऑटोनॉमी बनी रहे। और इस तरीके से उनको विश्वास और भरोसा दिलाया गया कि ऐसा करके उनकी पहचान नहीं छीनेगी, इनफैक्ट वो एक ग्रेटर पहचान का हिस्सा बनेंगे, जिसके अंतर्गत वो एक ग्रेटर पहचान के रूप में जो भारत देश एमर्ज करेगा वो उस पहचान से जुड़ेंगे, एक बड़े स्तर की पहचान से जुड़ेंगे और उनकी अपनी पहचान भी नहीं छीनेगी और उनकी अपनी पावर भी नहीं छीनेगी, बहुत हद तक उसकी भी रिस्पेक्ट की जाएगी। तो जब ऐसा आश्वासन मिलता है उन राजा रजवाड़ों को, तब जाकर के वो यहां पर इंडिया के साथ जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो इस आश्वासन के अंतर्गत कौन से प्रिंसिपल्स यहां पर इनहेरिट थे? वही फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स, जहां पे उनको रीजनल ऑटोनॉमी प्रॉमिस की गई, पावर रीजनल लेवल पर उनको मिलेगा ये प्रॉमिस किया गया, और सेंट्रल लेवल पर कुछ मामलों में उनको अपने पावर सरेंडर करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स हैं वो उनके रूलिंग स्ट्रक्चर का इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑटोमेटिकली हिस्सा बन जाते हैं। फिर उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे तो संविधान निर्माताओं का अपना पुराना अनुभव भी था। वो ये जानते थे कि अगर पावर को एक ही जगह पर यहां पर सेंट्रलाइज कर दोगे, कंसंट्रेटेड कर दोगे, तो कभी भी टायरेनी आ सकती है। फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो इतने सारे पावर का मिसयूज करेगी अगर, तो ये डेमोक्रेसी जल्दी ही टायरेनी में बदल जाएगा। तो उनका अपना अनुभव था, उन्होंने देखा था कि अंग्रेजों के अंतर्गत जब पावर सेंट्रलाइज्ड हुआ करती थी तो इस देश का कितने तरीकों से एक्सप्लॉयटेशन किया जो शासन में लोग थे उन्होंने। तो हमारे संविधान निर्माता इस टायरेनी को भी अवॉइड करना चाहते थे और इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि सारी पावर एक जगह पे जाके कंसंट्रेट हो जाए। इसलिए उन्होंने इस टायरेनी की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए जानबूझकर पावर का सेपरेशन डिफरेंट लेवल्स पर किया और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किए उन्होंने, करेक्ट। और इसीलिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के पावर्स का सेपरेशन उनके बीच में इसलिए जानबूझ के किया और इस स्ट्रक्चर को फेडरल स्ट्रक्चर बनाया ताकि कल को टायरेनी ना आ जाए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे जहां पर इंडिया की सब कॉन्टिनेंट वास्टनेस को देखते हुए, ज्योग्राफिकल वास्टनेस को देखते हुए, यहाँ की डाइवर्सिटी को देखते हुए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देखते हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव केओस को अवॉइड करने के लिए, प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए भारत के साथ और टायरेनी को प्रिवेंट करने के लिए, इन सब रीजंस की वजह से जो उस समय पे संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान इस तरीके से बनाया जहां पर उन्होंने संविधान में जो फेडरलिज्म के मूल प्रिंसिपल्स हैं वो अडॉप्ट किए और उनको कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल हिस्सा बनाया। इसलिए इंडिया आज के समय पर पूरी तरीके से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस नहीं करता है। इंडिया अपने आप में क्वासी फेडरल नेशन है जिसके अंतर्गत फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स इस कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर का भी इंटीग्रल पार्ट है जिसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। तो आई होप इस छोटे से सेशन के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाई इंडिया अडॉप्टेड फेडरलिज्म। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज गिव योर फीडबैक इन आवर कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।